हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये एक पूरी सीरीज होने वाली है क्लास 7 की, जिसमें सारे चैप्टर्स का हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो इसमें कुछ भी कंसेप्ट बेस्ड नहीं है। इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे कि आपकी क्यूरियोसिटी बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उसका सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि आगे हम इस बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो 6 क्लास में हम जो भी पढ़कर आए हैं उसके साथ साथ अब हम आगे की जर्नी को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। अब this curiosity is not just a textbook with facts, it is an invitation to question, perform new experiments and explore. तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है क्यूरियोसिटी जिसका नेम है, उसमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, जिसे हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है साइंस को, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारा जिसमें हम रहते हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट। अब द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। इतनी सारी चीजें हमारे आसपास होती है, जो कि बहुत छोटी छोटी चीजें भी होती है, बहुत बड़ी चीजें भी होती है। कुछ चीजें जो होती है वो बहुत ही पास में होती है, कुछ चीज बहुत दूर होती है। जैसे बहुत छोटे सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, और जो सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट होती है वो भी हम इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारे जो घरों में मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग टाइप के, उसको भी हम टेस्टिंग करेंगे, और इसकी हेल्प से हम हमारी थिंकिंग जो है उसको एक्सपांड कर पाएंगे, उसकी नॉलेज को हम एक्सपांड कर पाएंगे, जिससे हम बहुत अच्छे एक्सप्लोरर बन पाए, जिससे हम क्या कर पाए, बहुत सारी डिस्कवरी, छोटी छोटी डिस्कवरी खुद से हम कर पाए। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि साइंस है क्या। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो नेचुरल वर्ल्ड की एक सिस्टमेटिक स्टडी है। आपकी 6 क्लास की टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन दी हुई थी, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। तो साइंस क्या है, साइंस सोचने का तरीका है, किसी चीज को ऑब्जर्व करने का तरीका, जिससे हम हमारे वर्ल्ड को समझ पाए और जो यूनिवर्स है उसकी सीक्रेट्स जो है उसको अनकवर कर पाए। यहाँ लिखा है, इट इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है। तो ये साइंस एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी होगी कि स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चीजें हो रही है, कुछ डिस्कवरी हो रही है, फिर उसको इम्प्रूव किया किसी ने, फिर कोई न्यू डिस्कवरी आ गई। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि इट इज अ प्रोसेस। राइट। यहाँ इसका नेचर दिया हुआ है कि डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब कि ये हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी एक जगह रुकता नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज कीप्स इंप्रूविंग, न्यू डिस्कवरीज। साइंटिफिक नॉलेज जो होता है जिसकी वजह से हम नई नई डिस्कवरी करते जाते हैं, और जो ओल्ड आइडियाज है उसको रिप्लेस करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या सोचते थे लोग कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है, दबी हुई है, फ्लैट है, बट नई डिस्कवरी आई और कुछ किसी ने एक्सप्लोर किया, फिर हमें क्या पता पड़ा कि नहीं, इसका शेप तो स्फेरिकल है। ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई फैक्ट आया कि अर्थ वॉज फ्लैट, ठीक है, कि अर्थ फ्लैट है, तो हमने आगे और नई नई डिस्कवरी करी, और हमको अल्टीमेटली पता पड़ गया कि ये इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है। तो हमने किसी कहीं डिस्कवरी होने के बाद हम रुक नहीं गए, उसको हमने और एक्सपांड किया और चेंज किया और रिप्लेस कर दिया नई चीज से, कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल उसका शेप है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क एंड व्हाई इवेंट्स हैपन। तो साइंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई चीज कैसे काम कर रही है वो पता कर सकते हैं, कोई इवेंट जो है वो क्यों हो रहा है इसकी हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं। साइंस की साइंस जो है वो किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे, आस्किंग क्वेश्चंस पे, हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे और कंक्लूजन पे। यही हमारी साइंटिफिक मेथड थी जो हमने क्लास 6 में पढ़ी थी। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज हो रही है, ठीक है, फिर हमारे अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस पे जाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कि हम अलग अलग क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं कि क्या ये चीज इस वजह से हो रही है या उस वजह से हो सकती है, उसकी हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखते हैं। उसके बाद जो हमारी पॉसिबिलिटीज बन गई है उसका हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्या सच में ये चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट से हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद टेस्ट का हमारे पास में कुछ भी आता है रिजल्ट, तो रिजल्ट से हम कंक्लूड करते हैं कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था वो सही था या गलत था। ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस को। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो हमारी बुक में कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस दे के रखी है। हमारी बुक में दिया हुआ है 4 ब्रांचेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थ साइंस। हमको यही चारों ब्रांचेस को पढ़ना है। ऐसे आपको हायर लेवल पे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलेगी, बट अभी हम 7th क्लास में हैं, तो अभी हम सिर्फ ये 4 ब्रांचेस के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहली ब्रांच है बायोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो जितनी भी लिविंग बीइंग है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, जो बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी स्टडी भी हम बायोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? एनर्जी को स्टडी करते हैं, फोर्स को स्टडी करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर जो मैटर होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे आसपास, वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बीच में क्या क्या रिएक्शंस होती, केमिकल रिएक्शंस, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी डी, हमारी नेक्स्ट ब्रांच है अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, स्पेस, अर्थ के आसपास जो भी चीजें हैं स्पेस में, वो भी हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। अब क्या ये ब्रांचेस सारी इंटरकनेक्टेड होती है? तो हाँ, साइंस इज इंटरकनेक्टेड मींस ऑल द ब्रांचेस ऑफ साइंस इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अर्थ साइंस, सारी की सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, सारी एक दूसरे से लिंक्ड होती है। ये सारी अलग अलग सेपरेटली वर्क नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें साइंस में, तो हीट जो वर्ड है, हीट किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। जो कि हम कुकिंग करते हैं, किससे? हीट देते हैं हम, तब कुकिंग होती है, तो ये फिजिक्स का पार्ट है। फूड जो है वो केमिकली हमारा डाइजेशन होता है, तो वो केमिस्ट्री की ब्रांच में आता है। और वो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो हम उसको बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जो तीनों ब्रांचेस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम कहते हैं कि साइंस इज इंटरकनेक्टेड। सारी ब्रांचेस हैं वो एक साथ काम करती, ना कि अलग अलग काम करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी लीड्स टू डिस्कवरी। जब तक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आती तब तक हम कुछ भी चीज डिस्कवर नहीं कर सकते। तो बेटा साइंस में सबसे पहले हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ही आती है कि क्यों ये चीज हो रही है, कैसे ये चीज हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये सब क्यूरियोसिटी हमारे अंदर आने के बाद भी क्या हो सकती है? डिस्कवरी हो सकती है। अगर मैं सोचूं कि ये चीज हो रही है, ठीक है, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या मैं कोई चीज डिस्कवर कर पाऊंगी? नहीं। तो डिस्कवरी तभी होगी जब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। इवन सिंपल ऑब्जर्वेशन कैन इंस्पायर बिग आइडियाज। तो छोटी छोटी जो ऑब्जर्वेशन है उससे भी हम बहुत बड़ी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है पेपर प्लेन का। तो जो हम पेपर प्लेन ऐसे उड़ाते थे उसको देखकर लोगों ने ऑब्जर्व किया और उससे क्या बना दिया? एयरक्राफ्ट बना लिया। ठीक है। तो ये क्या हुआ? बहुत छोटी सी चीज थी, बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कि जो पेपर है, पेपर प्लेन है, उसको हम उड़ाते हैं। वैसे ही हमने क्या किया? उसको देखकर नया जो चीज है वो डिस्कवर कर ली। नेक्स्ट, साइंस एज एक्सप्लोरेशन। तो साइंस लर्निंग रिक्वायर्स एक्सपेरिमेंट्स, एक्टिविटीज, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन। इसी की हेल्प से हम हर चीज को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इस बुक के अंदर सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही हम लर्निंग नहीं करेंगे, बियॉन्ड द क्लासरूम भी हम लर्निंग करेंगे। साइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो साइंस की हेल्प से हम कैसे हमारे इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। जब हमको पता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे पोल्यूशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, पानी की कमी होती है, जो हमारे समुद्र है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स है, बहुत सारे जो वाटर लिविंग एनिमल्स है वो मर रहे हैं। साइंस की हेल्प से हम उन सबको पढ़ सकते हैं कि कैसे ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर पाए। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। कैसे हम चीजों को सस्टेन कर पाए, ये हम साइंस की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, लेट अस टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। तो हम पूरे इस सेशन में हम क्या 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 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इसका हम क्विक रिव्यू करने वाले हैं। तो हमने देखा होगा कि जब हमारे कपड़ों पर टर्मरिक का स्टेन लग जाता है और जब हम उसको सोप सोल्यूशन के साथ में मिक्स करते हैं, या जब हम उसको वॉश करते हैं, तो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। क्यों? जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। जो हमारे फ्रूट बहुत ही खट्टे होते हैं, सार होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, हम साइंस में पढ़ने वाले हैं, इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं।
इलेक्ट्रिक सर्किट हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक चीज, एक बैटरी से हम बल्ब को ग्लो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं जिसमें मैंने पेन लगा दिया है इस पूरे के पूरे सर्किट में, वायर से पूरा कनेक्ट कर तो लेकिन बल्ब तब नहीं जल रहा है, ठीक है। बट अगर मैंने स्पून से ही कनेक्ट कर दिया तो यहाँ बल्ब ग्लो होने लग गया है। तो इन दोनों मटेरियल्स में ऐसा क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो कर पा रहा है? क्यों बल्ब इस केस में, फर्स्ट केस में ग्लो नहीं कर रहा है और सेकेंड जो केस है उसमें बल्ब ग्लो कर रहा है? तो मटेरियल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड होता है, ठीक है। तो हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भी हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, कुछ मटेरियल्स जो है अलग टाइप के होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं मटेरियल्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं कि ये जो स्पेसिफिक मेटल हम कैटेगरी में डाला है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाली है। नॉन मेटल्स में अगर हमने किसी सब्सटेंस को डाला है तो उसकी क्या क्या आगे प्रॉपर्टी होने वाली, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। चेंजेस अराउंड अस, तो हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आइस जो है वो मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद में वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मैंने इस वाटर को फिर से कूल किया, ठीक है, तो ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो चेंज है हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब हम इसको फिर से रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर मैंने वुड जो है इसको बर्न किया, ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, तो क्या मैं इस ऐश को फिर से वुड में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं। तो इस टाइप के चेंज को हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। तो ये भी हम फिजिकल और केमिकल चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, कौन कौन से जो चेंजेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हीट का फ्लो कैसे होता है और उस हीट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे अंदर या बाहर सराउंडिंग में, हम वो पढ़ने वाले हैं हीट चैप्टर में भी। आगे चैप्टर में हम वाटर साइकिल भी पढ़ने वाले हैं। अर्थ के फॉर्मेशन जब हुआ था, जो भी वाटर उस टाइम पे फॉर्म हो गया वो पूरा रिसाइकल ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने फिर से नया वाटर बना दिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म में चेंज होकर फिर से रिसाइकल होता है और फिर से वो नीचे आ जाता है। कैसे वो इवेपोरेट होता है, कैसे वो कंडेंसेशन होता है, कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, कैसे फिर से कलेक्ट होकर फिर से इवेपोरेट होता है, ये पूरी साइकिल हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे चैप्टर में, राइट। बहुत सारे चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में भी होते हैं। जैसे प्लांट जो है हमारा, हमने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखे कि छोटा सा सीड होता है, वो बहुत धीरे 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 ग्रो करके प्लांट में फॉर्म हो जाता है। तो ये चेंजेस भी हम पढ़ने वाले कि कैसे हो गया। चेंजेस हमारी बॉडी में भी होते हैं कि कैसे बहुत छोटा सा बच्चा होता है वो धीरे धीरे ग्रो होके एडल्ट स्टेज में आता है और फिर वो बूढ़ा होकर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस है हम वो भी पढ़ने वाले हैं। एडोलेसेंस की एज क्या होती है, कैसी होती है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेस, तो यहाँ पर लिखा है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होती क्या है? तो ऐसी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में जो हमारे सर्वाइवल को सपोर्ट करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो हम बहुत सारी चीजें लाइफ प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन हुआ, डाइजेशन हम पढ़ने वाले, ब्रीदिंग पढ़ने वाले, सर्कुलेशन पढ़ने वाले, प्लांट और एनिमल के अंदर भी ये सारी प्रोसेस हम पढ़ने वाले। प्लांट्स भी जो होते हैं वो फूड बनाते हैं, रेस्पायर करते हैं, ये भी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ टाइम, तो कैसे हमने टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया, कैसे शेडो की हेल्प से हमने टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया कि अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, कैसे हमने क्लॉक बनाई, ये सब हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि आगे जो बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमने मेजर करना स्टार्ट किया, टाइम को किसकी हेल्प से पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे मेजर किया, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइट एंड शेडो, तो आने वाले चैप्टर में हम लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, हम कैसे किसी चीज को देख सकते हैं। विदाउट लाइट हम किसी चीज को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। शेडो यूज इन टाइम मेजरमेंट, तो शेडो का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं।
लार्जर फिनोमिना कि कैसे डे और नाइट हुआ, अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट हुआ, अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे वेदर में चेंजेस हुए, ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो हम इक्लिप्स के भी बारे में आगे पढ़ेंगे। इक्लिप्स क्या होता है, क्या सेलेस्टियल बॉडीज भी एक दूसरे के ऊपर अपनी शेडो कास्ट करती है? ठीक है, तो हाँ, सोलार सिस्टम में जो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज होती है वो भी शेडो कास्ट करती है। अब उसमें हम इक्लिप्स में पढ़ने वाले लूनार और सोलार इक्लिप्स। तो लूनार इक्लिप्स में किसकी शेडो कहाँ होती है, सोलार इक्लिप्स में किसकी शेडो कहाँ होती है, किसको देखो तो क्या दिखता है, कैसा सन दिखता है, कैसा मून दिखता है, ये पूरा हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, साइंस क्या होता है, साइंस की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बड़ी बड़ी डिस्कवरीज भी कर सकते हैं। आगे जो चैप्टर है उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, चीजों को एक्सप्लोर करने वाले, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं और एक साइंटिस्ट की तरह हम काम करने वाले हैं। साइंस जो है एक फैक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी है, सबसे पहले हम किसी चीज को सोचते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, तो ऐसी पूरी प्रोसेस की हेल्प से हम साइंस को आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हम आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, समझ आया, तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।